क्या आपको भी टेट और सीटेट के सीडीपी अलग अलग पढ़ना पड़ता है या बाल विकास के कई क्वेश्चंस में आप भी हो जाते हैं कंफ्यूज? यदि ऐसा है सो डोंट वरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपकी अर्चना दीदी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की सीडीपी की क्लास काफी बेहतर होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी का फुल कंपाइलेशन, जो कि आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट किसी भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप इसका नोट जरूर बनाइएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में सफल होने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट थिंग इज आप उसका नोट्स बनाइए, सेकंड थिंग आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और थर्ड थिंग इज आप इसका पीवाईक्यू सॉल्व करिए। फ्रेंड्स, इसके कंप्लीट कंटेंट होने के बाद हम आपको इसका पीवाईक्यू का भी फुल एनालिसिस कराएंगे। दोस्तों, ये हमारा पहला सेशन है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे बाल विकास एवं अभिवृद्धि के विषय में। आइए बच्चों, जानते हैं कि क्या होता है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का तात्पर्य बालक के शरीर के समस्त अंगों प्रत्यंगों में समस्त दिशाओं में होने वाला परिवर्तन है। विकास व्यक्ति के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यहाँ से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विकास कब से कब तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसका सही आंसर आप लगाइएगा गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। और हम आपको बता दें कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, लगातार होती रहती है, जबकि जो वृद्धि होती है वो एक असतत प्रक्रिया है। मतलब वो एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है परंतु विकास लगातार होता रहता है। विकास पर कुछ साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कुछ लाइंस बोली गई हैं, कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें, दोस्तों यहाँ पे जिसमें होगा, जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह कथन मुनरो का था। इस प्रकार के कथन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार से कुछ और भी कहे गए हैं, जैसे विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, यानी कि लगातार होने वाला परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यह कथन हमारे ड्रेवर का है। विकास परिवर्तन की, यहाँ पे परिवर्तन होगा, परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता यानी मेच्योरिटी की तरफ गुजरता है, मेच्योरिटी तक की तरफ बढ़ता है। ऐसा कथन, ये कथन कहा है हमारे मुनरो ने। फ्रेंड्स, इस तरीके के कथन एग्जाम्स में पूछे भी गए, सीटेट और टेट दोनों के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि यह कथन किसका था। आगे हम जानते हैं कि मानव विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। मानव विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक एक लाइन से फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ पर, जैसे मानव विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बताइए मानव विकास किस प्रकार की प्रक्रिया, सतत या असतत। तो मानव विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। भारतीय विचारकों के द्वारा मानव विकास को 7 कालों में बांटा गया है, जिसमें पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था, पांचवा है युवावस्था, छठा है प्रौढ़ावस्था और सातवां है वृद्धावस्था। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था कब से कब तक होती है। गर्भावस्था गर्भ धारण करने से लेकर के जन्म तक की अवस्था है। जैसा आप पिक्चर में इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो एक छोटा सा बीज रूप में होता है, फिर धीमे धीमे उसका ग्रोथ होता जाता है। हर मंथ पे उसका थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ होता जाता है और 9वें महीने जाके पूर्ण रूप से बच्चा माँ के पेट में बन जाता है। उसका जो आकार, उसकी आकृति होती है पूरी तरीके से निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी अवधि एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार पूछा गया कि गर्भ धारण करने की जो अवधि होती है माँ के गर्भ में बच्चे की, वो कितने दिन की होती है। तो दोस्तों, यह होती है 280 दिन, 280 दिन या 9 महीने, 9 मंथ की ये जो है अवधि होती है। और शैशवावस्था की जो अवधि होती है जन्म से 5 वर्ष तक अवस्था होती है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है और युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष एवं वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक की अवस्था जो होती है वह वृद्धावस्था हमारी कहलाती है। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा कि मानव विकास की कुल 7 अवस्थाएं होती हैं। और यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि बच्चा जब शैशवावस्था से लेकर के उसकी वृद्धावस्था तक पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो इतना बड़ा होता है और जब वो बाल्यावस्था में पहुँचता है तो इस अवस्था तक पहुँच जाता है। फिर ये दिखाया गया है उसका किशोरावस्था दिखाया गया है, फिर उसका किशोरावस्था दिखाया, फिर युवावस्था दिखाया गया है, फिर ये दिखाया गया उसका, फिर इसकी प्रौढ़ावस्था दिखाई गई है, फिर इसकी ये वृद्धावस्था दिखाई गई। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं।
आइए अब हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से इन्हें पढ़िएगा आप कि वृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं उन्हें क्वेश्चंस बना करके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे हम जानते हैं कि वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहा जाता है, वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहा जाता है। व्यक्ति में पहले विकास प्रारंभ होता है, फिर वृद्धि होती है। यानी कि पहले क्या होता है बच्चों, विकास होता है, फिर वृद्धि होती है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वो बढ़ना धीमे धीमे शुरू हो जाता है। लेकिन वृद्धि कब होती है, जब उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद उसकी वृद्धि होती है। सेकंड है कि वृद्धि विकास का प्रथम चरण होता है। जो वृद्धि है वो विकास का प्रथम चरण होता है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है। अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी वृद्धि भी हो रही होती है। वृद्धि गर्भाधान से प्रारंभ होती है। गर्भाधान मतलब जब बच्चा विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक प्रारंभ होता है। यानी अभी हमने कहा कि विकास वृद्धि की ही एक प्रक्रिया है। वैसे सही तरीके से विकास जो होता है वो गर्भ से शुरू होता है, जबकि वृद्धि जन्म के बाद, बच्चे का जब जन्म हो जाता है उसके बाद से शुरू होती है। लेकिन चूंकि विकास वृद्धि के साथ साथ चलता है, इसलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका जब डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं उसकी वृद्धि भी हो रही होती है। और विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि सिर्फ परिपक्वता तक यानी मैच्योरिटी तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती। यानी कि किसी बच्चे का वेट और हाइटिंग निश्चित समय सीमा तक ही बढ़ता है, तो इस प्रकार के उसको क्या कह सकते हैं, वो वृद्धि हुई। वृद्धि का तात्पर्य मनुष्य के आकार, वृद्धि का तात्पर्य मनुष्य के आकार, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके भार में होने वाली वृद्धि है। जबकि विकास का तात्पर्य मनुष्य के भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, उसके कौशल, उसके व्यवहार में होने वाला ऊर्ध्वगामी परिवर्तन है। मतलब उसके संवेगात्मक जो परिवर्तन आ रहा है, जो बच्चे के अंदर बौद्धिक परिवर्तन आ रहा है, जो शारीरिक परिवर्तन, उस सबको मिलाकर हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि उसके अंदर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उसका। अब हम आगे जान लेते हैं। वृद्धि मात्र शारीरिक अंगों और कार्य क्षमता के बढ़ने से होती है। यानी कि अगर बच्चे के शारीरिक अंगों का केवल विकास हो रहा है, सिर्फ शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है, उसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे उसके अंदर वृद्धि हो रही है। जबकि विकास का क्षेत्र अति व्यापक है। इसका संबंध शारीरिक विकास के अलावा मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, संवेगात्मक आदि से भी लगाया जाता है। वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यानी कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है, किसी व्यक्ति की हाइट मापी जा सकती है, उसका वेट मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास हमारा मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। वृद्धि एक असतत चलने वाली प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि एक असतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक समय के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक मतलब हमेशा चलने वाली, क्योंकि यह जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। एक बार सीटेट के एग्जाम में आ चुका है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, गुणात्मक होती है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। तो अब याद रखिएगा कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि एक आयामी होता है, वृद्धि एक आयामी होती है, जबकि विकास बहुआयामी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धि एक आयामी होता है या बहुआयामी होता है। तो याद रखिए कि वृद्धि एक आयामी, जबकि विकास बहुआयामी होता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं विकास के आधार कौन कौन से हैं। विकास के दो आधार होते हैं। पहला है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, और दूसरा है वातावरण यानी एनवायरनमेंट। इन दोनों ही चीज़ों का बच्चे के विकास पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चे के विकास के लिए दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम का वंशानुगत प्रभाव। हम यहाँ पर आपको बालक के जीवन में वंशानुक्रम के प्रभावों में से कुछ प्रभावों के बारे में बताएंगे, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव, दूसरा है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, तीसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, चौथा है व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, और पांचवा है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे के जीवन में उसके माँ बाप के लक्षणों का, उनकी शारीरिक शक्तियों का, उनकी व्यावसायिक योग्यता और सामाजिक स्थिति का बच्चे के जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि किसी बच्चे के माँ बाप लंबे हैं तो कहते हैं बच्चे लंबे होंगे, अगर माँ बाप की हाइट थोड़ी सी कम है तो कहते हैं बच्चों की हाइट भी थोड़ी सी कम है। यानी कि बच्चे जैसे माँ बाप जैसे होते हैं कहा जाता है बच्चे भी एकदम वैसे ही होंगे। पर कई बार दोस्तों उसका विपरीत भी होता है, कई बार माँ बाप नहीं भी लंबे होते तब भी बच्चे बहुत लंबे हो जाते हैं। तो 100 में अगर 80% ये होता है कि वंशावली का प्रभाव पड़ता है कि माँ बाप जैसे होते बच्चे वैसे ही निकलते हैं, तो 20% हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी कंडीशंस विपरीत भी हो जाती हैं, कुछ अलग प्रभाव भी हो जाता है। और व्यावसायिक योग्यता पर भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके माँ बाप जिस व्यवसाय में कुशल होते हैं बच्चा भी उसी व्यवसाय में कई बार कुशल होता है। सामाजिक स्थिति का भी बच्चे के वंशावली पर कहीं ना कहीं बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से वातावरण बच्चे को प्रभावित करता है। वातावरणीय प्रभाव। वातावरण का व्यक्ति के जीवन में पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों को बताया गया जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव, दूसरा है वातावरण का मानसिक प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, तीसरा है वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव, फिर चौथा है व्यक्तित्व पर प्रभाव, पांचवा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। आइए 1 बाय 1 करके हम जानते हैं। पहला है वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चे के व्यक्तित्व पर, उसके विकास पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि यदि किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा है जैसे कि, और इसका जन्म ग्रामीण परिवेश में हुआ है, तो हो सकता है वहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे हों तो उसका आईक्यू लेवल भी कमजोर होगा। परंतु यदि उस बच्चे को अच्छा वातावरण मिल जाए, यदि उस बच्चे को अगर अच्छा वातावरण मिल जाए तो हो सकता है वो उसका आईक्यू लेवल बहुत मजबूत हो जाए, वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास भी उसका वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है, और बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे साइकोलॉजिस्ट स्टीफेंस ने बताया कि यदि किसी अनाथ बच्चे को भी यदि अच्छा वातावरण मिल जाए तो उसका आईक्यू लेवल भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा हम आपको लेके बताते हैं। जैसे आप लोगों ने मोगली फिल्म देखी होगी दोस्तों। मोगली फिल्म में वो बच्चा जो होता है वो होता तो मानव प्रजाति का है, तो उसके अंदर सारे मानव वाले लक्षण होने चाहिए। मानव के जैसे बोलना, उनके जैसे सभ्यता, उनके जैसे चलना उसको आना चाहिए। परंतु चूंकि वो बचपन से ही जंगल में रहने की वजह से, जानवरों के बीच रहने की वजह से उसके अंदर जो प्रवृत्तियां आ जाती हैं, जो उसके बुद्धि का जो विकास होता है, व्यक्तित्व का जो विकास होता है, वह पूर्ण रूप से जानवरों की तरह होता है। मतलब ये होता है वो जानवरों की तरह चलना सीख लेता है, उनकी भाषा समझने लगता है। ठीक है। अब उसका जो आईक्यू लेवल होता है, जो मानव की तरह सोचने का जो आईक्यू लेवल होता है उसका कमजोर हो जाता है, जानवरों की तरह बिहेव करने लगता है। आप ही समझ सकते हैं कि बच्चे के विकास पर वातावरण कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी परिवार में अगर कहीं पे रोज़ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कितना भी टैलेंटेड बच्चा उस घर में हो, अगर उसके घर में रोज़ नेगेटिव वातावरण है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की मानसिक स्थिति पर, उसकी बुद्धि पर, उसके व्यक्तित्व पर उस चीज़ का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। और यदि उसी बच्चे को एक अच्छा वातावरण मिल जाए, एक कमज़ोर बच्चा हो मान लीजिए, उसको कोई अच्छा वातावरण मिल जाए, तो उस बच्चे का यदि आईक्यू लेवल कमज़ोर भी है ना फ्रेंड्स, तो भी उसका आईक्यू लेवल मजबूत होने की चांसेस रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ में उसके जो वातावरण का उसका पूर्ण प्रभाव उस पर पड़ता है। आइए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में कुछ कथन दिए हैं, आइए जान लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहला है, इस प्रकार के वातावरण में पाले जाने वाले बच्चे समग्र रूप में अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। ऐसा कहा है साइकोलॉजिस्ट वुडवर्थ के द्वारा। ऐसा कहा गया है कि जो बच्चे जैसे वातावरण में पाले जाते हैं, अगर वो उनका वातावरण अच्छा है तो हो सकता है वो अपने माँ बाप से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे निकल जाएं। ठीक है। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर उनके वातावरण होता है। मतलब कई बार बच्चों को जो आईक्यू लेवल बहुत मजबूत होता है, तो हो सकता है उनके वंशावली में ऐसा आईक्यू लेवल मजबूत किसी का ना हो, ठीक है, मेंटेबिलिटी उनकी अच्छी ना हो, लेकिन वातावरण अच्छा मिलने की वजह से उनका आईक्यू लेवल बहुत ही मजबूत हो गया है। ऐसा कहा है क्लार्क ने। फिर कहते हैं, यदि बच्चों को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो उनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल में वृद्धि होती है। बच्चों को यदि वातावरण अच्छा मिले तो उनका आईक्यू लेवल भी मजबूत हो सकता है, ऐसा स्टीफेंस ने कहा है।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोथिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।